नमस्कार व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में और एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका परिचय करा दें, हमारे खास मेहमान हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं कजाकिस्तान, स्वीडन और लैटविया में रह चुके हैं। आपका स्वागत है सर इस कार्यक्रम में, इस लाइव शो में। बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो चीन है वो रशिया को कहाँ दगा दे रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि जो चीन है वो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से रूस को बाहर खदेड़ने की फिराक में है? वो क्यों? क्योंकि शायद जो रशिया है वो यूक्रेन वॉर में फंसा है और जो रशिया की जो जगह है सेंट्रल एशिया में उसको उस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है चीन। इस पर बातचीत करने के लिए अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगी कि चीन की भूमिका को आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में कैसे देख रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच और एज आई सेड ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इसका पहले का ये परिप्रेक्ष्य बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो 5 देश हैं मध्य एशिया के, ये सोवियत संघ के उसके हिस्सा थे और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में तो ये पांचों देश जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए, सॉवरेन नेशंस हो गए। परंतु फिर भी उनके जो ताल्लुकात हैं, उनके जो संबंध हैं रूस के साथ, बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं। एक आप ये देखा जाए, जो कजाकिस्तान, जो वहाँ की इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एरिया सबसे बड़ा देश है, वहाँ पर करीब 2.8-2.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। भारत के माफी की है, भारत की अगर एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है तो वो करीब 90% है हमारा। तो काफ़ी बड़ा वो उसका क्षेत्रफल है और काफ़ी वो समृद्ध देश भी है। परंतु उसका देश का करीब 7,000 से ऊपर किलोमीटर उसकी जो बाउंड्री है रूस से, मतलब दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री किसी भी दो देशों के बीच में। तो इसीलिए जो रूस का और सोवियत संघ का प्रभाव है वो कजाकिस्तान में बहुत रहा है, उज़्बेकिस्तान में बहुत रहा है। वहाँ पर वो सभी लोग रूसी ज़बान बोलते हैं, उनकी जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं वगैरह। और उसके जब ये सभी देश स्वतंत्र भी हो गए तब भी रूस उनको अपना नियर अब्रॉड मानता है, जो उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत ही करीब मानता है। अब उसका जो सिक्योरिटी क्षेत्र है, सुरक्षा क्षेत्र है, उसमें रूस हमेशा ये समझता है और ये देश भी समझते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए रूस हमारे साथ रहेगा हमेशा। और पिछले अब कुछ सालों में हमने देखा है जो चीन का फुटप्रिंट भी वहां पर बहुत बढ़ने लगा है। परंतु चीन का जो फुटप्रिंट है वो ज्यादा इकोनॉमिक क्षेत्र में बढ़ा है। हम देख रहे हैं चाहे वो ट्रेड हो या फिर ऑयल पाइपलाइंस हो, गैस पाइपलाइंस हो। तुर्कमेनिस्तान आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा उसके पास रिजर्व्स हैं गैस के। तो तुर्कमेनिस्तान से लेकर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उसकी जो पाइपलाइन है वो वहाँ पर 2009 में सबसे पहले निकली। ऑयल पाइपलाइंस, कजाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, वो सारी पाइपलाइंस वहाँ पर जा रही हैं। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक क्षेत्र में है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, यूरेनियम हो, ऑयल हो, गैस हो, आयरन ओर हो, सभी चीज़ें हो, वो इनके साथ बहुत ही उसका व्यापार रहता है। और चीन अपना भी जो सॉरी, इन एनी केस इट इज द मैन्युफैक्चरिंग हब। तो वहां पर जो भी चीजें बनती हैं, चाहे टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो, हाई मशीनरी इक्विपमेंट हो, वो सब चीन से वहां पर जाता है। तो ये समझा जाता था जो रूस यहाँ पर सुरक्षा देगा और चीन यहाँ पर जो इनका आर्थिक संबंध है उनको साथ बढ़ाएगा। परंतु जैसे आपने अभी बिल्कुल ठीक कहा, जो जब से ये यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो गया है। ये कहा जाना मेरे विचार से ठीक होगा, जो जो रूस का वहां पर प्रभुत्व था, जो डोमिनेंस था, वो थोड़ा कम हुआ है और चीन का वहां पर फुटप्रिंट और भी बड़ा है। अब न केवल उसमें है ट्रेड कॉमर्स वगैरह में, परंतु जो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कजाकिस्तान के थ्रू जाना है। और क्योंकि अब रूस के थ्रू तो वो यूरोप अपना सामान भेज नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा सामान जो है वो इसको मिडिल कॉरिडोर कहा जाता है, जो कजाकिस्तान से जाता है और उसके बाद
टर्की, जॉर्जिया वगैरह वहाँ से होता हुआ यूरोप जाता है। तो मैं ये कहूँगा जो बैलेंस थोड़ा चीन की तरफ बढ़ा है और रूस का जो पलड़ा है वो थोड़ा कम हुआ है। जी, तो एक तरह से जो ट्रेड है वो भी कहा जा रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के का चाइना से काफ़ी बढ़ा है पिछले 1 साल में और इस दिशा में उनके ट्रेड रिलेशंस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमने टाइटल भी दिया है कि कहीं न कहीं वो पूरा प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। एक तरफ रशिया बिज़ी है यूक्रेन वॉर में, प्रीऑक्यूपाइड है, और दूसरी तरफ और जो जिस तरह ये कहा जाता है कि रशिया का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है सेंट्रल एशिया। जी, तो एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, आपसे मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि जो ट्रेड है दोनों देशों सेंट्रल एशिया और चीन के बीच, वो पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ा है और इसके और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ट्रेड भी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो रूस अभी भी सबसे बड़ा वहाँ पर इन्वेस्टर है। जहाँ तक ट्रेड का मामला है, तो मेरे विचार से कुछ ऐसे देश हैं जैसे कज़ाकिस्तान में अभी भी रूस सबसे ज़्यादा उसका ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना इज़ नंबर 2, उज़्बेकिस्तान में शायद चाइना इज़ नंबर 1, रशिया इज़ नंबर 2। परंतु अगर ओवरऑल मेरे ख्याल से देखा जाए तो शायद चीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो यकीनन बात है, जो चीन का इकोनॉमिक एरिया में काफ़ी वहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिल रहा है। परंतु और दूसरी बात ये भी है, जो ये सब देश सोच रहे हैं, जो जब यूक्रेन एक छोटा देश है, इतना बड़ा देश नहीं है, परंतु जब रूस इतनी बड़ी महाशक्ति होकर जब यूक्रेन जैसे देश को 14 महीने हो गए हैं, उसमें भी वो उसके ऊपर पूरी तरीके से अपनी जीत हासिल नहीं कर पाया, तो ये हमको सुरक्षा देने में कितना सक्षम होगा। तो इसीलिए दोनों तरीके से ट्रेड तो यकीनन चीन आगे बढ़ता ही जा रहा है, परंतु सुरक्षा के क्षेत्र में भी। और अभी कुछ पहले 1-2 साल में अभी खबरें आई हैं, यूक्रेन युद्ध से पहले ही ये खबर थी, जो चीन, क्योंकि उसका इतना यहाँ पर ट्रेड एंगेजमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ रहा है इसमें मध्य एशिया के देशों में, तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी के लिए भी अपनी कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है। जैसे उसने तजिकिस्तान में एक पुलिस पोस्ट बनाया है, एक आर्मी पोस्ट बनाया है, जिससे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, वो बिल्कुल ही सुरक्षित रह पाए। तो इस तरीके से ये देखा जा सकता है, जो चीन का वहाँ पर डोमिनेंस वो बढ़ता जा रहा है आगे चलते हुए। सर, इसके अलावा सेंट्रल एशिया एकदम लैंडलॉक्ड रीजन है, तो यहाँ चीन की ये भी कोशिश है कि वो यूरोप की से होते हुए पूरा एक बीआरआई कॉरिडोर पूरा बना ले और वो थाईलैंड और मलेशिया तक उसको ले जाए, और एक तरह से उसका कहना है कि इस रीजन की एक्सेस को वो सी पोर्ट तक भी ले जा सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो वो बिल्कुल तरीके हैं। इतना ज़्यादा भी पोटेंशियल पूर्णिमा नहीं देखता हूँ, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान से होते हुए, चीन से होते हुए, वो वहाँ पर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह ले जाए, रेलवे लाइन को ले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है, वो है यूरोप। और यूरोप में वो चाहेगा जो यहाँ पर जैसे ये चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन है, उसको वो बनाने का और ज़्यादा प्रयास करेगा। बहुत सालों से इसके बारे में बातचीत होती रही है, परंतु वो उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमेशा रशिया उसको ऑब्जेक्ट करता था। क्योंकि रशिया को ये मालूम था, जो एक बारी अगर ये चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन बन गई, तो जो भी माल चीन का वहां से जाता है, रूस के द्वारा जाता है, वो जाना बंद हो जाएगा। परंतु अब क्योंकि सामान वैसे भी, क्योंकि ये यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के थ्रू नहीं जा रहा है यूरोप, तो इसीलिए अब उन्होंने चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन उसको बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, इसमें समझने की बात है, जो ऐसा नहीं समझना चाहिए, जो ये जो 4-5 देश हैं मध्य एशिया के, ये बस बैठे हुए हैं और चाहे रूस उनके ऊपर आकर हावी हो जाए और चीन उनके ऊपर हावी हो जाए। देखिए, उन्होंने भी पिछले 30 साल में
अपनी आइडेंटिटी बनाई है। तो इसीलिए जब वो देख रहे हैं, कम से कम वहाँ देशों की जनता जब देखती है, जो अगर हमारा डिपेंडेंस चीन के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स। और उस ऑल्टरनेटिव्स में आपको तुर्की भी मिलेगा, ईरान भी मिलेगा, भारत भी मिलेगा, यूरोप भी मिलेगा। तो इसीलिए ये सब जो देश हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं जो कैसे वहाँ पर जो थोड़ी बहुत स्पेस अवेलेबल हुई है, पॉलिटिकल स्पेस है, इकोनॉमिक स्पेस है, सिक्योरिटी स्पेस है, तो उसमें हम कैसे जाकर हम अपना जो प्रेजेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और सभी देश ये प्रयास कर रहे हैं, अलग प्रयास कर रहे हैं और मिलकर भी प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो पिछले साल जो इंडिया और ईयू के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उसमें ये भी हुआ था जो ये दोनों मिलकर, भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर सेंट्रल एशिया में जाकर कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, कुछ जॉइंट ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए अदर कंट्रीज आर आल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड। और ये जो पांचों देश हैं मध्य एशिया के, ये भी चाहते हैं जो और देशों के साथ हम अपने संबंध बढ़ाएं, हमारा डिपेंडेंस चाइना के ऊपर इतना ज्यादा नहीं हो। क्योंकि देखिए, एक देश के ऊपर डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन वन कंट्री गिव्स राइज टू पॉलिटिकल डोमिनेंस, पॉलिटिकल कंट्रोल। वो जो देश है वो उसका जी। दुरुपयोग कर सकता है। तो ये देश समझते हैं, तो इसीलिए ये अपने ऑप्शंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एक इसमें बात ये भी आती है कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है, यहाँ से शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन जो है उसकी सीमा लगती है। ऐसे में चीन की ये भी कोशिश होती है कि वो वहाँ पर सेंट्रल एशिया में ऐसे मुद्दे ना उठ पाएँ जो कि जिसमें चीन की खिलाफत हो, जो शिनजियांग प्रांत में या फिर उइगर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है चीन में, उसे लेकर। तो वो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि सरकारें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हैं, इन 5 कंट्रीज में, वो किसी भी तरह के प्रदर्शन हो, उनको दबा दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रदर्शन ना पहुँच पाएँ। और जिस तरह बीआरआई जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको लेकर चाइनीज़ वर्कर्स जब वहाँ काम करते हैं या फिर वहाँ पर जब लैंड एक्विजिशन होता है, तो कई तरह की एक तरह से खिलाफत होती है कई बातों की चीन के इन सब इनिशिएटिव्स को लेकर। तो वहाँ की सरकारों को अपने इन्फ्लुएंस में रखता है चीन, ऐसा कहा जाता है, और ताकि वो किसी भी तरह के प्रदर्शन, किसी भी तरह की खिलाफत को आसानी से दबा दें। एम्बेसडर अशोक सचिन। जी, आपने देखिए 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। एक आपने कहा है शिनजियांग में जो उइगुर्स का मसला है, तो इसमें सभी जो देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, और देशों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो चीन क्या करता है, और हमने श्रीलंका में देखा है, पाकिस्तान में देखा है, जिसे कहा जाता है एलीट कैप्चर। मतलब जो भी जी। वहाँ की सत्तारूढ़ जो लोग हैं, जो उनकी एलीट लोग हैं, उनके साथ वो बड़े अच्छे अपने संबंध बनाकर रखते हैं और उनको कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि वो लोग चीन के विरुद्ध या चीन के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर चाहे किर्गिस्तान में हो या कजाकिस्तान में हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इन देशों के सिटीजन्स हैं, पर वो शिनजियांग में रहते हैं और वहाँ से वो वापस आए हैं। और वो चाहते हैं जो उनके और जो रिलेटिव्स हैं शिनजियांग में रह रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके लिए ये वाले देश कुछ अपनी आवाज़ उठाएं। परंतु चीन ने इनको सभी को अपने अंगूठे तले दबाया हुआ है। तो इनकी जो सरकारें हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती हैं इसके बारे में। तो इसीलिए चीन क्योंकि वहाँ पर वो निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो इसीलिए उसको इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात जो आपने कही है पूर्णिमा, वो है बीआरआई की, वो बीआरआई जी। के निवेश की, और वहाँ के जो लोग जाते हैं काम करने के लिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन है, वो लैंड एक्विजिशन तो लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। मतलब गवर्नमेंट कजाकिस्तान की करेगी, उज़्बेकिस्तान की करेगी, तुर्कमेनिस्तान की करेगी। इसमें चीन का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। जी। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट। परंतु इससे जुड़ा एक मुद्दा है, वो है जो ये देश जो हैं, जैसे कजाकिस्तान का मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ, वो चाहते थे जो हम चीन यहाँ पर आ जाए किसी तरीके से और उसको बहुत सारा लैंड लीज किया जा सके। क्योंकि चीन जैसे हमने बताया अभी आपको, कजाकिस्तान की
का एरिया है 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उनकी जो आबादी है वो 19 मिलियन है, 1.9 करोड़, 2 करोड़ से भी कम, मतलब दिल्ली की आबादी से भी कम। तो वहां पर लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो वो चाहते थे जो ये लैंड लीज कर दिया जाए चीन को, वहां पर वो खेती करेंगे क्योंकि उनको अन्न की बहुत जरूरत है। परंतु जो वहां के लोग हैं उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया, जो 2 बारी ये उन्होंने प्रयास किए, एक 2010 में और एक 2016 में, परंतु दोनों प्रयास सरकारों के विफल हुए क्योंकि वहां की जो जनता है दैट इज अपोज्ड, जो वहां पर चीन आकर अपना लीज करें, क्योंकि वो समझते हैं वो आएंगे लीज करेंगे तो उसका ओनरशिप भी थोड़ी देर बाद चीन के पास चला जाएगा। तो इसीलिए जो वहां की जनता है इन देशों की, दे आर वेरी सेंसिटिव, जो हमारा डिपेंडेंस चीन के ऊपर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं जो दूसरे देश भी प्रयास कर रहे हैं, और ये देश भी मध्य एशिया के देश हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं जो अपने संबंध और देशों के साथ कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि हमारा डिपेंडेंस चीन और रूस के ऊपर इतना ज्यादा नहीं बना रहे। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया का वो रिसोर्स रिच रीजन है, यहाँ पर गैस ऑयल के रिजर्व हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, यूरेनियम है, कॉपर है, गोल्ड है। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के लिए भी इनको फूड आइटम्स के लिए भी जाना जाता है। तो इसके अलावा चीन की क्या प्रायोरिटीज हैं इस रीजन में कि वो पूरा इसको अपने प्रभुत्व में लेना चाहता है? देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे हम बात कर रहे थे BRI की, तो ये वाला लैंडलॉक नेशंस हों, परंतु चीन के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अगर वो एक्सेस चाहता है यूरोप में तो इन देशों के द्वारा उसको यूरोप के मार्केट्स में एक्सेस मिल जाता है। अभी तक जो अपना सामान भेजता है चीन, तो उसको भेजना पड़ता है साउथ चाइना सी, मलाक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन, सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन। तो ये बहुत लंबा रास्ता है। और यहाँ पर जैसे आप जानते हैं, चाहे वो मलाक्का स्ट्रेट हो, लोम्बोक स्ट्रेट हो, सुंडा स्ट्रेट हो, वहाँ पर वो दोज आर चोक पॉइंट्स ऑल्सो। तो अगर कभी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो वहां पर उसको ब्लॉक किया जा सकता है। परंतु ये वाला जो एक्सेस है उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी बात आपने बिल्कुल वो भी ठीक कही, जो वो नहीं चाहता, जो ये शिनजियांग का क्षेत्र है, और शिनजियांग का क्षेत्र इन टर्म्स ऑफ एरिया बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और वहां पर थोड़ा तेल भी है, पानी भी है, और कॉटन वहां पर बहुत अच्छी ग्रो करते हैं। तो वो ये नहीं चाहता है जो कुछ जो वीगुर लोग हैं जो इन देशों में हैं, कजाकिस्तान में हैं, तुर्की में हैं, वो वहां पर आकर, या फिर थोड़े अफगानिस्तान में भी हैं, वो वहां पर आकर कुछ उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो पहला कनेक्टिविटी है, दूसरा उसकी सिक्योरिटी है, और तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि एनर्जी वहां से वो लेकर आता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तुर्कमेनिस्तान से गैस आती है, कजाकिस्तान से ऑयल आता है, वहाँ से यूरेनियम आता है, कजाकिस्तान से अभी गैस आनी शुरू हो जाएगी, और चौथा वहाँ से खाद्यान्न भी आते हैं। वीट का बहुत प्रोडक्शन है कजाकिस्तान में। और चौथा मैं कहूँगा, इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट, इट्स अ, जो कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है चीन में, दैट हैज़ अ रेडी मार्केट। कजाकिस्तान अगर आप देख लें, वहाँ का पॉपुलेशन कम है, बट इट इज़ अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, क्योंकि उसका अगर पर कैपिटा GDP आप देखें तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ अबाउट $12,000 पर कैपिटा। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इट्स अबाउट $26,000-27,000 पर कैपिटा। सो इट्स अ प्रॉस्परस नेशन। उज्बेकिस्तान भी अच्छा प्रॉस्पेरिटी है उसमें, तुर्कमेनिस्तान में भी। सो दीज आर गुड मार्केट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट मार्केट्स। सो इसीलिए चीन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। साथ ही रशिया ने अभी तक अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डाउट्स ज़ाहिर नहीं किए हैं। हाल ही में प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग भी मॉस्को गए थे। जहाँ तक बात आती है चाइनीज़ मिलिट्री पोस्ट की ताजिक अफ़गान बॉर्डर पर, तो अभी तक रशिया की तरफ से कोई संदेह, कोई डाउट, कोई असुरक्षा अभी तक नहीं दिखी है। नहीं, देखिए रशिया को तो पता है जो क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट दैट रशिया इज़ ओब्लिवियस, जो भाई क्या, जो वहाँ पर चीन का पलड़ा भारी होता जा रहा है, उसका अपना पलड़ा कम होता जा रहा है,
ये उसे मालूम है। बट यू सी रशिया अभी इस स्थिति में नहीं है जो वो ओके। चाइना को किसी प्रकार से चैलेंज कर पाए, वो स्थिति में जी। नहीं है। ना तो वो अपने सिक्योरिटी वाइज, इनफैक्ट रूस को चीन की ज्यादा जरूरत है इस समय, क्योंकि रशिया इज इन अ कॉर्नर और चीन को रूस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी दोनों की ज़रूरतें हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर हॉस्टाइल नेशंस, आर एडवर्सेरियल नेशंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू द वेस्ट बेसिकली। परंतु अभी क्योंकि रूस लड़ाई में लगा हुआ है, तो इसीलिए उसको चीन की डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत है, इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उसका सारा जो ऑयल एंड गैस जो यूरोप जाता था वो वहाँ पर नहीं जा रहा है। बट चाइना इज़ अ गुड मार्केट, चाइना के पास बहुत डिमांड है इसकी, तो इसीलिए, और इसको जल्दी मिल जाएगा वहाँ से, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वो सभी कुछ उसका ऑयल इराक से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया से आता है, परंतु ये वाला अब उसको रूस से मिलेगा तो नेक्स्ट डोर मिल जाएगा। तो इसीलिए चीन को भी फायदा है, रूस को भी फायदा है। बट रशिया इज इंक्रीजिंगली इमर्जिंग एज अ जूनियर पार्टनर टू चाइना, तो इसीलिए इट इज इन नो स्पेस to express any objection or express any unhappiness or dissatisfaction जो भाई चीन क्या कर रहा है। जी। और अभी भी जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रशिया ही है। साथ ही रशिया ने अपना इम्पोर्ट भी काफ़ी बढ़ा दिया सेंट्रल एशियन कंट्री से, क्योंकि उसे सब्स्टिट्यूट चाहिए था यूरोप का। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक सेंट्रल एशियन कंट्री से जो कुछ भी वो मंगा सकता है वो वहाँ से मंगा रहा है। चीन से भी उसने लेना बहुत कुछ शुरू कर दिया है। तो ये क्योंकि जो यूरोप के रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं उसके लिए, तो इसीलिए ये जो सब देश हैं, मध्य एशिया है, चीन है, ईरान है, तो ऐसे ऐसे देशों के साथ, तुर्की है, ऐसे देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा तेज होंगे। परंतु फिर भी हमको ध्यान रखना है, जो चीन का जो फुटप्रिंट है सेंट्रल एशिया में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा अगर हम भारत की बात करें अब, सेंट्रल एशियन है। कंट्रीज के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न पर फोकस्ड रहे हैं? क्या इन्हें एक नई दिशा देने की ज़रूरत है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? नहीं, नहीं, ये मैं कहना बिल्कुल ही गलत होगा जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स पर निहित रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा बहुत ही मल्टीफेसेटेड उनके साथ रिलेशनशिप रहा है और अभी भी है, और उसको हम प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं यही बताऊँगा, जो देखिए, भारत के उनके साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संबंध हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ से बुद्ध धर्म वहाँ पर गया था, सेंट्रल एशिया में गया था, और ये वाला हिस्सा जब सम्राट अशोक थे 3rd सेंचुरी बीसी में, तो ये सब हिस्सा उनके साम्राज्य का एक हिस्सा था। और उसके बाद जब साक्य डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, वो सभी उनका जो यहाँ पर थे, कश्मीर में थे, ये वाला सब एरिया उनके उस राज्य में मिला हुआ था। हमारे जो संबंध हैं बहुत बहुत प्राचीन है। और अभी अगर हाल के समय में देखा जाए तो सोवियत संघ के समय में भी, चाहे हमारी आर्ट हो, कल्चर हो, डांस हो, म्यूजिक हो, बॉलीवुड हो, लिटरेचर हो, सभी चीज़ें वहाँ पर बहुत ही पॉपुलर थी। तो अभी भी बहुत पॉपुलर है। अभी देखिए प्रॉब्लम में क्या हो गई है, जो हमारे साथ उनके कोई ज्योग्राफिकल कंटिग्विटी नहीं है, हमारे कोई बॉर्डर्स साथ में मिलते नहीं हैं। तो इसीलिए हमारा ना तो हम व्यापार इतनी तेजी से कर पाते हैं, और ना ही और प्रकार के जो संबंध हैं, क्योंकि अगर हमारे बॉर्डर उनके साथ मिलते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ मिलते हैं, जैसे जी। नेपाल के साथ मिलते हैं, जैसे भूटान के साथ मिलते हैं, तो हमारे जो संबंध होते और प्रगाढ़ होते और गूढ़ होते। तो परंतु उसको हम, इस क्षेत्र को हम अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड बोलते हैं। हमारा ये नेबरहुड है, हमारे ये पड़ोसी देश है, और इनके साथ हम कैसे अपने संबंधों को एक तो कायम करें और फिर उनको आगे लेकर जाएं, तो वो हम एक कनेक्टिविटी चाबहार के थ्रू बना रहे हैं। चाबहार एक पोर्ट है ईरान में, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और ईरान के साथ मिलकर और पहले अफगानिस्तान के साथ भी मिलकर, जिससे कि वो हमको कनेक्टिविटी का रास्ता देगा,
सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, मध्य ये जो वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया के लिए, रूस के लिए और यूरोप के लिए। तो ये चाबहार पोर्ट को और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको भी हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ से अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए। दूसरा, हम चाहते हैं जो यहाँ से हमको ऊर्जा भी मिले, यहाँ से हमको एनर्जी मिले, क्योंकि आपको मालूम है जो हम करीब अपना 85-87% एनर्जी, ऑयल, गैस वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, और इस क्षेत्र में हमने देखा है बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत मात्रा में एनर्जी है, तो ये हम चाहते हैं वहाँ से इंपोर्ट करना। तो इसीलिए दूसरा हम चाहते हैं जो वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट हो, हमारे जो एक्सपर्टीज़ है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, ऑटो कंपोनेंट्स में हो, तो ये सब क्षेत्र में हम चाहते हैं जो ये हम हमारे संबंध उनके साथ और बढ़ें, वो हमारे यहाँ पर हमारा जो इतना बड़ा ग्रोइंग मार्केट है उसका फ़ायदा वो उठा सकें और हम वहाँ पर जाकर जॉइंट वेंचर्स कर पाएँ। और क्योंकि हमारे संबंध तो अच्छे हैं, परंतु हमारी जी, मुलाकात मध्य एशिया के देशों से इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है बायलैटरल, इसीलिए भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जी, सदस्य बना, और इसमें 4 जो देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 4 देश सदस्य हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जी, में। तो इनकी बहुत मीटिंग होती है, हर साल शिखर सम्मेलन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनमें सम्मिलित होते हैं, 2015 से सम्मिलित होते रहे हैं, विदेश मंत्री के स्तर पर, रक्षा मंत्री के स्तर पर और सभी मंत्रियों के स्तर पर। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे जो संबंध है मध्य एशिया के देशों से, हम इनको और आगे ले जाने का निरंतर प्रयास करते रहें। सर आपने एससीओ का ज़िक्र किया तो भारत के लिए क्या एक मौका है एससीओ की लीडरशिप में इस स्ट्रेटेजिक रीजन के साथ अपने संबंधों को एक और मजबूत करने का? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ जो जब 2017 से हम एससीओ के पूर्ण सदस्य बने हैं, तो तब उसके बाद से हमने कोई ऐसा मौका नहीं खोया है, और हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं जो हमारे इन देश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो, और कोई हम प्रोजेक्ट्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स लें जिससे कि हमारे आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध और ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। पिछले 2-3 साल में तो कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा संबंध नहीं हो पाए। जो भी मुलाकातें हुई वो ऑनलाइन हुई, बहुत जो शिखर सम्मेलन हुए वो भी बहुत ऑनलाइन हुए। तो इसीलिए उसका हम पूरी तरीके से केवल हम नहीं, पूरी दुनिया फ़ायदा नहीं उठा पाई है। परंतु अब यहाँ पर शिखर सम्मेलन होने वाला है गोवा में जुलाई में, और अगले महीने मई में 4 और 5 मई को अभी विदेश मंत्रियों यहाँ पर आएंगे, वो उनके भी मुलाकात गोवा में होने वाली है। इस महीने के आखिर में सभी रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए थे मार्च के एंड में, और अभी कल हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक इमरजेंसी रिस्पांस के ऊपर सारी एससीओ की जो डेलीगेशंस थी उनके साथ मुलाकात की। तो बहुत अच्छा मौका है, और इसका हम पूरी तरीके से हम फायदा उठा रहे हैं, जिससे कि ये विन विन सिचुएशंस बने। ये केवल भारत को फायदा नहीं हो, परंतु उन देशों को भी फायदा हो और हमको भी उतना ही फायदा होना चाहिए। यहाँ मैं वापस चीन पर आना चाहूँगी। चीन ने हाल ही में कहा कि वो अपने संबंध जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और मजबूत करना चाहता है। इसको लेके उसका एक ग्रैंड प्लान भी है। ये ग्रैंड प्लान क्या है? देखिए, ग्रैंड प्लान ये है जो वो और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं और जो मीटिंग्स हैं, उनको वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। तो अब भारत ने शुरुआत की थी, जिसे कहा जाता है C5+1, मतलब ये वाले जो जी। 5 देश हैं, इनके विदेश मंत्रियों के साथ हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हो। ये पहली हमारी मुलाकात हुई थी समरकंद में 2019 में जनवरी में। जी। दूसरी मुलाकात हुई भारत में यहाँ पर 2020 में। उसके बाद नहीं हो पाई क्योंकि ये ऑनलाइन हुआ, ये वाली मुलाकात हुई 2020 में, सॉरी नहीं हुई, 2021 में हुई, यहाँ पर दिल्ली में हुई थी।
तो फिर चीन ने ये देखा देखी उन्होंने भी ये C5+1 अपने विदेश मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात जी। की। पिछले साल फिर हमने कहा जो हम इस अपनी मुलाकात को समिट लेवल पर लेकर जाएंगे, और ये आपको याद होगा जो पिछले साल हम इन सभी जो देश के शीर्ष नेता हैं उनको हम बुलाना चाहते थे हमारे 26 जनवरी के एज चीफ गेस्ट, परंतु उस समय वहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक भी हुआ और कजाकिस्तान में हालात भी ठीक नहीं थे। तो इसीलिए हमने कहा जो हम इसको ऑनलाइन करेंगे। तो 27 तारीख को ऑनलाइन समिट हुआ जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चेयर किया और ये 5 के 5 लीडर्स थे। और हमको देखते हुए चीन ने इसमें होड़ लगाई और 25 जनवरी को पिछले साल उन्होंने अभी अपना ऑनलाइन समिट किया है। अब जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने न्योता दिया है इन 5 नेताओं को जो वो वहां पर आए मई के महीने में, एंड C+C5 चाइना प्लस C5 वहां पर समिट रिलेशनशिप करें। तो वो चाहते हैं जो ये शीर्ष स्तर पर इनकी मुलाकातें जी। हों, जिससे कि जो उनके संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, सुरक्षा संबंध हैं और सांस्कृतिक संबंध हैं, सभी प्रकार के संबंधों को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। परंतु भारत ने भी ये कहा है जो हम अपने जो समिट इंटरैक्शंस हैं, जो ये 5 देश हैं और भारत, तो वो हम हर 2 साल में एक बारी करेंगे। तो एक पिछले साल हो गया है, इस बारी तो 4 वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं वो आएंगे एससीओ की मीटिंग में, तो उनसे मुलाकात होगी। पर मैं उम्मीद करता हूँ जो अगले साल तो हमारा भी C5+1 समिट लेवल पर ये इंटरैक्शन होगा और उसके बीच में हम अपने ये मुलाकातें बायलैटरल भी और एससीओ के प्लेटफॉर्म पर भी ये होती रहेंगी और हमारे संबंध और आगे मजबूत होते जाएंगे। जी, अंत में एम्बेसडर अशोक सजनहार, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह रशिया की जिस तरह यूक्रेन वॉर में वो प्रीऑक्युपाइड है, उसका फ़ायदा उठाते हुए चीन सेंट्रल एशिया पे अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रशिया को इसकी जानकारी है, वो समझता है कि चीन क्या कर रहा है, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि इस पर कुछ रिएक्ट कर पाए या कुछ और कर पाए। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या आप भारत और रशिया के संबंधों को किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो भारत और रूस के संबंध तो हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं और तो हम हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं उनको कहा जाता है स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जी। 2010 में हमने इसको हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था इसको 2000 में, जब राष्ट्रपति पुतिन पहली मर्तबा आए थे दिल्ली, और फिर 2010 में इसको स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो मैं कहूँगा हमारे तो बहुत ही मल्टीफेसेटेड टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है ये वाला। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में चाहे पश्चिमी देशों ने बहुत प्रयास किया हो जो हमारे दोनों देशों के बीच में कुछ खाई पड़े, कुछ दूरी हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमारे संबंध अच्छे हैं। और इस बीच में हमारे जो आर्थिक संबंध हैं वो तो और भी बेहतर हो गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पहले हमारा ट्रेड रिलेशंस 8 या 10 बिलियन डॉलर टर्नओवर हुआ करता था और पिछले साल अब 45 बिलियन डॉलर हो गया, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ऑफ ऑयल और फर्टिलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ हमारे संबंध अच्छे हैं, परंतु एक डिफेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बायलैटरल टाइज का, और हमें देखना होगा जो रूस किस प्रकार से हमारी जो ज़रूरतें हैं उसकी वो पूर्ति करने में समर्थ होगा, क्योंकि अभी जो कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको सभी कुछ अपने एफर्ट यूक्रेन वॉर में जो उसको ज़रूरत है उसके लिए वो पूरा प्रयोग कर रहा है। तो शायद भारत के लिए उसके पास इतना सामान नहीं हो, तो ये आगे चलते हुए हमको देखना होगा और हमारी जो बातचीत है रूस के साथ वो तो चलती रहेगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशोक सजनहार इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया।